अस्सलामुअलैकुम। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं वीक 6 उसका जो आज सेशन हमारे कंडक्ट कर रही हैं वो हैं मैडम फायजा राना और वो आज का सेशन हमारे करेंगी। तो जी मैडम आपको देनी है तो आप शेयर जी सर, मैं स्टार्ट कर दूँ। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आवाज आ रही है सबको मेरी? जी आवाज आ रही है मेरी? जी आपके आवाज़ ठीक है, मैं सबसे पहले आपको आप सब बच्चों को इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ, क्योंकि आज जो है मेरा फर्स्ट सेशन है आपके साथ। My name is Faiza Noreen and I have completed my studies from BZU Multan, and recently I am working as an educationist as a lecturer in King's College, Bahawalpur. इसके बाद हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नजर आ सबको? जी स्लाइड शो हो रही हैं। ठीक है। ओके, हमारा आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट फॉर द डिफरेंट एज ग्रुप्स। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आप लोगों को बताती चलूं कि ड्यूरिंग लेक्चर जो है वो आप में से किसी ने भी कोई क्वेश्चन नहीं करना है। लेक्चर जब हमारा एंड हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, रेलेवेंट क्वेश्चन होंगे, वो जो है वो आप करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्री स्कूल चिल्ड्रन की। अच्छा, जब हम प्री स्कूल की बात करते हैं तो इसमें जो हमारे पास एज ग्रुप आता है वो आता है 3 to 5 इयर्स ऑफ एज का। यानी कि जो 3 से 5 साल के बच्चे होते हैं ना, वो हम उनको इस कैटेगरी में रखते हैं कि वो प्री स्कूल चिल्ड्रन है, अभी उनकी स्कूलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। यहाँ पे न्यूट्रिशन से रेलेवेंट हमें क्या बात करनी है कि यहाँ पे बच्चा जो है वो डिपेंडेंट होता है, सबसे ज्यादा वो डिपेंडेंट अपनी मदर पे होता है। तो इस फेज पे मदर की जो है वो काउंसलिंग होनी चाहिए न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस वाले एज पीरियड में उसने अपने बच्चे को डाइट किस तरह की देनी है। ठीक है, क्योंकि इस वाले फेज में सबसे ज्यादा बच्चे की मेंटालिटी पे चीजें इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। उसका जो है वो ऑर्गन की मैचुरेशन होती है, डेवलपमेंट हो रही होती है। ठीक है, वो बहुत सारी चीजें लर्न कर रहा होता है। तो इस सब के लिए उसको क्या चाहिए, जो चीज हम उसको दे रहे हैं, उसकी बॉडी को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? डाइट की, एनर्जी की जो है वो उसको सबसे ज्यादा नीड होती है। और उसको इस एज में नहीं पता कि उसने क्या करना है, तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, सबसे ज्यादा जो ड्यूटी है यहाँ पे, रोल जो सबसे ज्यादा होता है वो मदर का होता है। और हमारी कम्युनिटी में यूजुअली मदर्स को नहीं पता होता कि मेरी अपनी डाइट जो है वो क्या होनी चाहिए और जो बच्चा है इस फेज में उसकी डाइट क्या होनी चाहिए। तो डिफरेंट एनजीओज इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम करती हैं हमारी सोसाइटी में। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स बने होते हैं जो कि लोगों की काउंसलिंग करते हैं। ठीक है, कि उन्होंने इस एज पीरियड में बच्चों को जो है वो कैसे लेके चलना है, उनकी डाइट में ऐसी कौन सी चीज लेके आनी है कि जो उनके लिए हेल्दी प्रूव हो। समझ आ रही है ना सबको मेरी? इसके बाद है ये डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स आप देख रहे हैं, इनकी डिफरेंट जो है वो रिकमेंडेड इनटेक्स दिए हुए हैं हर एज ग्रुप के हवाले से, तो इनको आपने जो है वो रीड आउट कर लें। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रिशन स्कूल। जो बच्चे स्कूलिंग जिनकी स्टार्ट होती है उनकी हम मोस्टली अगर एज की बात करें तो वो है 6 to 12 इयर्स ऑफ एज। जो 6 से 12 साल के बच्चे होते हैं वो उनकी स्कूलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी होती है। ठीक है,
और यहाँ पे उनके ऑर्गन्स जो हैं वो बहुत हद तक डेवलप हो चुके होते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा होता है, उनकी ग्रोथ हो रही होती है। यानी कि ऑर्गन्स की फंक्शनिंग जो है वो एनहांस हो रही होती है। ठीक है? जो भी हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, हर एक की जो है वो बड़ी स्पेसिफाइड सी फंक्शनिंग है। हर ऑर्गन जो है वो अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है? इस लेवल पे आके उनकी ग्रोथ हो रही होती है। उनकी फंक्शनिंग जो है वो इम्प्रूव हो रही होती है। तो अब ये सारी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ये सारी इसके लिए हमें क्या बेसिक चीज़ हमारी नेसेसिटी क्या है? एनर्जी। ठीक है? अगर हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमारे पहली बात तो ये है कि ऑर्गन्स जो है वो फंक्शन ही नहीं करेंगे। ठीक है? जब तक आपको स्टिमुलस नहीं मिलता तो फैक्टर तब तक रिस्पॉन्स नहीं देता ना। तो यहाँ पे स्टिमुलस हमारे पास क्या है? डाइट है। एनर्जी हमारे पास एक स्टिमुलस है। वो हमने स्टिमुलस उसको देना है ताकि वो उसकी फंक्शनिंग जो है वो इनिशिएट हो। ठीक है? और स्टिमुलस जितना स्ट्रांग होगा, फंक्शनिंग उतनी स्ट्रांग होगी। ठीक है? तो यहाँ पे उसका सिर्फ जो है मदर्स का यहाँ पे रोल नहीं होता, यहाँ पे ये सोसाइटी का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि बच्चा जहाँ पे स्कूलिंग के लिए जा रहा है, तो वहाँ पे उसका डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्शन हो रहा है डेफिनिटली, उसके क्लास फेलोज़ के साथ हो रहा है, उसके टीचर्स के साथ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी जो हैं वो उसकी बच्चे की ग्रोथ पे बड़ा इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। इसके अलावा डिफरेंट आजकल कार्टून्स जो हैं उसमें बच्चे जो चीज़ें देखते हैं उनको जनरली जो है वो एक ट्रेंड बन गया, उनको अडॉप्ट करते हैं वो। ठीक है? एज़ अ फैशन वो अडॉप्ट करते हैं इन चीज़ों को। तो इसमें मदर्स के अलावा जो है उनकी जो हमारा एनवायरनमेंट होता है उसका रोल भी होता है। ये तो हमने फैक्टर्स पढ़ लिए ना कि इसमें जब स्कूलिंग स्टार्ट होती है बच्चे की तब कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमने उसमें देखनी होती हैं। सबसे पहले तो ये है कि मदर्स की तो काउंसलिंग है ही कंपल्सरी स्टार्ट से ही। इसके बाद जब उनकी स्कूलिंग स्टार्ट हो जाती है तब हमने देखना है कि बच्चा फैमिली में किस तरह उसकी एनवायरनमेंट है, स्कूल में उसको कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है। और उसकी डाइट जो है वो यहाँ पे कैसे हमने मैनेज करनी है क्योंकि जो बच्चे की मोस्टली लाइक्स और डिसलाइक्स होती हैं वो यहीं पे डेवलप हो रही होती हैं। और अगर हम अपनी आज कम्युनिटी की बात करें तो वहाँ पे ये होता है कि आजकल फ्राइड फूड, फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। ठीक है? उनसे हट के बच्चे बात ही नहीं कर रहे होते। बहुत कम जो है वो मदर्स होंगी जो एक बच्चे को ना एक हेल्दी डाइट इंट्रोड्यूस करवाती हैं। अदरवाइज़ जो इतनी सी एज के बच्चे होते हैं ना उनको हम ज़्यादातर फ्राइड फूड पे ही रखा हुआ है हम लोगों ने। ठीक है? तो बड़े होके भी वो जो हैं वो इस चीज़ पे ही जाते हैं। पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, ठीक है? इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बस खा ली। प्रॉपर डाइट जो है वो उन्होंने लेनी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको बताया ही नहीं हुआ। उनकी मदर्स की काउंसलिंग नहीं प्रॉपर हुई। जहाँ वो स्कूल की कैंटीन से लेके कर रहे होते हैं कंज़्यूम जो भी चीज़ें, तो वो वहाँ पे कोई हेल्दी फूड आइटम उनको अवेलेबल नहीं होती। ठीक है? तो पुअर न्यूट्रिशन की तरफ हम आते हैं कि पुअर न्यूट्रिशन क्या होती है? एक ऐसी डाइट जो कि हमें हमारे ऊपर हार्मफुल इफ़ेक्ट कॉज़ करती है। ठीक है? और वो भी होती हमारी डाइट में से ही है। ये कई तरह से जो है वो पुअर हो सकती है। अगर हम बहुत ज़्यादा डाइट ले रहे हैं ना, यानी कि जो ओवर द नीड है, हमें उतनी रिक्वायर्ड नहीं है इतनी कैलोरीज़, लेकिन उससे ज़्यादा हम ले रहे हैं, तो ये भी हमारी पुअर न्यूट्रिशन है। और अगर हम अपनी जो रिक्वायर्ड कैलोरीज़ हैं, रिक्वायर्ड एनर्जी है, उससे कम ले रहे हैं, तो ये भी हमारी पुअर न्यूट्रिशन में आ जाती है। एक ये चीज़, तीसरी ये चीज़ कि जो डाइट हम कंज़्यूम कर रहे हैं, उसका हमारे ऊपर इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, ठीक है? उसकी हमें आउटपुट क्या मिल रही है। तो ये चीज़ भी जो है वो पुअर न्यूट्रिशन में आ जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा हम फैट डाइट की बात करते हैं। आजकल जो है वो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि फ़ास्ट फूड का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। अगर हम वहीं कहीं मतलब आउटसाइड जो है वो चीज़ लेते हैं तो वहाँ पे क्या कर रहे होते हैं वो कि जो एक ही ऑयल होता है ना उसको उसमें बार-बार वही चीज़ जो है वो उसको डिप करके फ्राई कर रहे होते हैं। इससे क्या होता है, इससे ट्रांस फैट्स बनते हैं। और आप लोग आई थिंक सो कि सारे ही न्यूट्रिशन के बैकग्राउंड से हैं। ये चीज़ आपको पता होगी कि हमारी बॉडी में जो ट्रांस फैट का लेवल है वो 0 लेवल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल को जो है वो बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको उसके लेवल को कम कर देते हैं। तो फिर यही इसी एज से जो है वो सीवीडीज़ डिफरेंट हार्ट डिज़ीज़ेज़ जो हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसमें क्या आ रही है कि वो ट्रांस फैट कंज़्यूम कर रहे हैं, फैट्स जो हैं वो हमें कंज़्यूम करनी चाहिए जैसे कि नॉर्मल रिकमेंडेशन आपको पता होंगी जनरल 25 टू 30 लेकिन क्या है कि हमें गुड फैट्स कंज़्यूम करनी है, यानी कि जो पॉलीसैचुरेटेड फैट्स हैं।
ओमेगा 3 फैटी एसिड का आपने सुना होगा, ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत अच्छा रोल होता है। ये हमें फिश से जो है वो बहुत अच्छा मिल जाता है, फिश ऑयल से बहुत अच्छा मिल जाता है। इस तरह की फैट्स जो है हमें कंज्यूम करनी चाहिए। तो इसके बाद हम बात करते हैं एडिकेट न्यूट्रिशन की। एडिकेट न्यूट्रिशन से क्या मतलब है, जो हेल्दी डाइट्स होती हैं। अच्छा, आप लोगों ने मेरी स्पीड ज्यादा तो नहीं है सर? नहीं, नहीं मैडम, आपकी क्लियर इमेजेस शो हो रहे हैं। ठीक है। कंटिन्यू करें। स्पीड, सर मैं बात करूँ कि स्पीड मेरी ज्यादा तो नहीं है, समझ आ रही है? कंफर्टेबल, बच्चों के आई थिंक कंफर्टेबल। सबके बस ऑफ है वॉइस में वो कम आ माइक्रोफोन। रही है आपकी, थोड़ा-सा बस उसको लाउडली थोड़ा-सा मतलब मैनेज कर दें। जी। थैंक यू। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं एडिकेट न्यूट्रिशन, यानी कि हेल्दी डाइट की, जो कि यानी कि जितनी हमें चाहिए है ना, हमने उस रेंज में जो चीज़ ले रहे हैं उसको हम एडिकेट न्यूट्रिशन में काउंट करते हैं। आप लोगों ने फूड पायरामिड पढ़े होंगे, उसमें आपके पास डिफरेंट फूड ग्रुप्स होते हैं। सीरियल्स का होता है, फैट्स का होता है, मीट का होता है, फ्रूट्स का होता है, वेजिटेबल्स का होता है, मल्टीपल फूड ग्रुप्स होते हैं। ठीक है। अब आपने क्या करना है कि हर फूड ग्रुप से जो है वो आपने हर फूड ग्रुप से डाइट लेनी है। न्यूट्रिएंट आपने हर एक कंज्यूम करना है, लेकिन करना क्या है कि जितना आपको रिक्वायर्ड है ना, जितना आपको कैलोरीज चाहिए उस रेंज में रह के आपने वो चीज कंज्यूम करनी है। स्किप जो है वो हमने किसी भी चीज को नहीं करना है। एक हेल्दी पर्सन को उसकी मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि आपने एक्सक्लूड नहीं करना किसी भी न्यूट्रिएंट को अपनी डाइट से। ये है कि उसको मिनिमाइज कर लें आप, उसको जो है उसका पोर्शन साइज कम कर लें, उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो ज्यादा कर लें। तो लेकिन ये स्किप नहीं करना आपने किसी भी चीज को। अच्छा, अब अब हमारे पास जो स्कूलिंग चाइल्ड होते हैं उनके लिए हमारे पास जो न्यूट्रिशन काउंसलिंग जो उनकी करते हैं, जो हमारे पास रिकमेंडेशन होती हैं रिगार्डिंग न्यूट्रिएंट इनटेक, कैलोरीज इनटेक, वो क्या होती हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि ब्रेकफास्ट जो है वो स्किप कर देते हैं, ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, डिनर स्किप कर देते हैं। ठीक है। ये चीज क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता उनकी रूटीन में ये चीज शामिल हो जाती है, और ये सबसे डेंजरस चीज होती है। ब्रेकफास्ट जो है वो कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि हम मैक्सिमम जो एक नॉर्मल पर्सन है, उसका जो स्लीपिंग साइकिल है वो 8 आवर्स होता है, होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि हमारा इंटेक जीरो है। ठीक है, इंटेक जीरो है। तो अब इतनी देर के बाद भी अगर हमने सुबह उठ के खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा कि हमारी बॉडी जो है वो उसकी वो डाउन चली जाएगी। ठीक है। उसमें हाँ, वीकनेस की तरफ जो है वो हमारी बॉडी चली जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने उससे जो है वो आउटपुट ले रहे हैं, लेकिन उस पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो हमारी बॉडी लॉस में चली जाएगी। तो हमने इस चीज का इंश्योर करना है, इस स्पेशली इस एज पीरियड में, कि हमने ब्रेकफास्ट जो है वो बच्चों की रूटीन में शामिल करना है। ठीक है। और उसके बाद है कि हमने दूसरी ये चीज कि बच्चों को सिर्फ एक तरह की डाइट पे नहीं रखना है, हमने उनको वैरायटी ऑफ फूड से इंट्रोड्यूस करवाना है। यानी कि सिर्फ ये नहीं है कि अगर हम उनको फ्रूट दे रहे हैं तो फ्रूट पे ही रखना है, हमने उनको वेजिटेबल्स भी देनी है। ठीक है। हमने उनको डेयरी प्रोडक्ट्स भी देनी है, हमने उनको मीट पे भी लेके आना है। मल्टीपल मतलब वैरायटी ऑफ डाइट जो है वो उनको इंट्रोड्यूस करवानी है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि वैरायटी ऑफ डाइट से जो है वो हमें वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए हेल्दी होते हैं, हमारे माइंड के लिए जो है वो हेल्दी होते हैं। और एक चीज और, जैसे कि मैंने आपको फैट्स का पहले बताया कि फैट्स के लेवल को जो है वो हमने रिड्यूस करना है, फैट डाइट के लेवल को। क्योंकि फैट्स जो मोस्टली हैं इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हमारी हार्ट हेल्थ के ऊपर। आपको पता होगा कि जो एलडीएल है वो है एक बैड कोलेस्ट्रॉल है, और एचडीएल है एक गुड कोलेस्ट्रॉल है। जो फैट्स है वो हमने वो कंज्यूम करनी है जो कि मोनो अनसेचुरेटेड फैट्स होती हैं। सैचुरेटेड फैट्स हैं वो हमने 10% से ज्यादा कंज्यूम नहीं करनी है, और जो ट्रांस फैट है वो तो बिल्कुल ही कंज्यूम नहीं करनी है। तो ये कैटेगरीज हैं फैट्स की, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स। तो इनका जो जितना भी रिकमेंडेड इनटेक है वो हमें पता होना चाहिए, उसको लेके जो है वो हमने चलना होता है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि फैट वो हार्ट के लिए इज नॉट अ हेल्दी ऑप्शन, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं कि फैट हमने इनटेक करनी है क्योंकि उसके ऑल्टरनेट सोर्सेज हैं हमारे पास। अनसैचुरेटेड फैट है हमारे पास। ठीक है। और इसके अलावा डिफरेंट इसके मल्टीपल सोर्सेज हैं। हमने सैचुरेटेड फैट भी कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूम कौन सी नहीं करनी है? ट्रांस फैट। जो ट्रांस फैट है वो हमने कंज्यूम नहीं करनी है।
आपके पास जो है वो अल्टरनेट ऑप्शंस होने चाहिए। आपके पास अक्सर पेशेंट आते हैं, वो आसानी से जो है वो आप उनको मोटिवेट नहीं कर पाते हो कि आपने, वो बंदा कहता है कि ये चीज़ मैं पसंद करता ही नहीं हूँ, तो मैं इसको कैसे कंज़्यूम करूँगा? तो ये भी आप लोगों के पास ना एक स्किल होनी चाहिए। आपको पता है कि जो एक अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट होता है, वो एक बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट भी होता है। ठीक है? अगर वो अपने क्लाइंट की, अपने पेशेंट की साइकी को परसीव कर लेता है ना, तो डेफ़िनेटली वो उसको, उसकी जो भी चैलेंजेज़ आ रहे होते हैं डाइट में, उसको कोप अप कर लेगा। ठीक है? तो अपने क्लाइंट की, पेशेंट की साइकी को अंडरस्टैंड करना भी जो है वो एक आर्ट होता है। इसको भी जो है वो एक न्यूट्रिशनिस्ट को, एक डायटीशियन को ये चीज़ जो है वो मस्ट लर्न करनी चाहिए। इसके बाद जैसे कि हम बात कर रहे हैं 6 टू 12 इयर्स ऑफ एज ग्रुप्स की। यहाँ पे आपको पता है कि हमारी बोन्स की स्ट्रेंथन हो रही हैं, और बोन्स की स्ट्रेंथनिंग में जो मेजर रोल होता है, उसमें हम 2 न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, विटामिन डी की बात करते हैं, कैल्शियम की बात करते हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये जो हैं वो हमारे बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? हमारे स्केलेटन को, हमारे पोस्चर को जो है उसकी ग्रोथ में, उसकी डेवलपमेंट में रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो हमने ये देखना है कि हमने कैल्शियम के और आयरन के, विटामिन डी के इंटेक को भी जो है वो मैनेज करना है, उसको बैलेंस लेके चलना है। अच्छा हाँ, इसके बाद है शुगर की बात करते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है? और इसमें इसमें आजकल जो है ना डिफरेंट एनर्जी ड्रिंक्स, हम इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक्स जो है वो यूज़ कर लेते हैं, और बहुत ज़्यादा जो है वो शुगरी फूड प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं। तो ये क्या करती हैं कि ये हमारी जो ग्लूकोज़ लेवल है ना, बहुत ज़्यादा कर देती हैं। इसका क्या होता है कि बहुत छोटे बच्चे होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि उनमें जो है वो आजकल डायबिटीज़ हो रही है। बहुत सारे छोटे बच्चों में ये चीज़ आ रही है। क्यों? क्योंकि उनकी डाइट नहीं ठीक, ठीक है? उनकी डाइट जो है वो मैनेज नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है, जिसकी वज़ह से क्या है कि उनकी इतनी अर्ली एज से जो है वो उनकी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो रही हैं। अच्छा, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो है स्कूल फिज़िकल एजुकेशन। फिज़िकल एजुकेशन जो है वो इज़ द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन काउंसलिंग, ठीक है? इसकी मैं आप लोगों को ना एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई बंदा जो है वो एक बिज़नेस जो है वो स्टार्ट करने लगा है। अब उस बंदे ने उसके लिए इन्वेस्टमेंट डेफ़िनिटली करनी होगी उसको पहले। इन्वेस्टमेंट उस पे कर रहा है, लेकिन वो आउटपुट नहीं मिल रही है, ठीक? तो अब पता नहीं उसकी इन्वेस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम है, या वो जो है वो उसको आउटपुट मतलब नहीं मिल रही है, इन्वेस्ट कर रहा है, उसको आउटपुट नहीं मिल रही है। तो क्या होगा, उसका बिज़नेस जो है वो लॉस में जाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? और अगर उससे वो उसको बिल्कुल आउटपुट ज़ीरो हो जाएगी, तो वो इन्वेस्ट कहाँ से करेगा, ठीक है? अल्टीमेटली क्या होगा, बिज़नेस उसका फ्लॉप हो जाएगा। तो हमारी बॉडी की अगर हम बात करें, इसको हम देते जा रहे हैं, इनटेक करते जा रहे हैं, कंज़्यूम करते जा रहे हैं, लेकिन हम बॉडी से वो वर्क नहीं ले रहे हैं, जो लेना चाहिए, ठीक है? वो हम इससे वो काम नहीं ले रहे हैं जो कि हमें अपनी बॉडी से, बॉडी डिफरेंट ऑर्गन से लेना चाहिए। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी भी जो है वो एक दिन डिसफंक्शन हो जाती है, और फिर क्या होता है कि अक्सर आपने देखा होगा कि जो बैठ के काम करने वाले लोग होते हैं, जिनकी फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो होती है, वो ओबेसिटी की तरफ मूव ऑन करना शुरू कर देते हैं। और नीचे आप लोगों को होगा कि बोलो। अच्छा। जी, कोई इश्यू है? आवाज़ आ रही है। अच्छा, और आप लोगों को ये चीज़ जो है वो पता होगी कि ओबेसिटी इज़ द मदर ऑफ डिज़ीज़, ठीक है? कि अगर हमने बॉडी पे इन्वेस्ट करना है, तो हमने इससे आउटपुट भी लेनी है, ठीक है? हमने इस चीज़ को एंश्योर करना है कि जितनी कैलोरीज़ हमको बॉडी को दे रहे हैं, उतनी कैलोरीज़ हमने ये भी देखना है कि इनका एक्सेस हो रहा है कहीं, ठीक है? क्योंकि वो क्या होगा कि अगर एक्सपेंस नहीं होगा, वो हमारी बॉडी में फैट स्टोर हो जाती है, डिपॉज़िट हो जाती है। और वो अल्टीमेटली जो है वो हमारी बॉडी का जो एक स्पेसिफिक नेचुरल स्ट्रक्चर होता है, वो डिसफिगर होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या है कि हमने फिजिकल एक्टिविटी को भी लेके चलना है। एक हेल्दी पर्सन को तो रिकमेंडेड है, ये एक डिजीज पर्सन को भी रिकमेंडेड है कि वो फिजिकल एक्टिविटी जो है वो उसको लाजमी इंक्लूड करे अपने लाइफस्टाइल में। इसके बाद हम डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस की तरफ आते हैं।
कॉम्प्लिकेशंस में हमने 2 फैक्टर्स को जो है वो डिस्कस करना है, ओवरवेट एंड ओबेसिटी। अच्छा। आप लोगों ने मुझे वैसे नहीं आइडिया कि जो ऑडियंस है वो किस तरह के हैं, लेकिन ये आई थिंक सो कि न्यूट्रिशन के बैकग्राउंड से ही हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि बीएमआई की वैल्यूज़ क्या होती हैं। बीएमआई जो बेसिकली है वो इस आइडेंटिफाई होता है बॉडी मास इंडेक्स। इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है जिसकी कैलकुलेशन के बाद हमारे पास ना वैल्यूज़ आती हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये ना एक क्राइटेरिया हमने सेट किया हुआ है हेल्दी रेंज को आइडेंटिफाई करने के लिए, ओवरवेट को आइडेंटिफाई करने के लिए और 20% जो हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है? तो इसका जो नॉर्मल रेंज हमारे पास होती है वो है 18.5 से 24.9। ये जो रेंज है, इस रेंज के जो पर्सन हैं उनको हम हेल्दी कैटेगरी में करते हैं। और जिनका बॉडी मास इंडेक्स लेस देन 18.5 होता है, वो हम कहते हैं कि ये अंडरवेट है। और जिनका जो बीएमआई है वो मोर देन 24.9 है, तो वो क्या है, वो ओवरवेट की कैटेगरी में आते हैं। अब जो ओबेसिटी है ना, वो ओबेसिटी ओवरवेट के बाद स्टार्ट होती है। यानी कि उन लोगों का बीएमआई जो है वो मोर देन 25, मोर देन 30 जो है वो रेस कर जाता है। जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि यहाँ से जो है वो ओबेसिटी स्टार्ट हो गई है। ये डिफरेंट रेंजेस हैं जो कि आपको ओबेसिटी और ओवरवेट पढ़ने से पहले जो है ये रेंजेस आप लोगों को याद होनी चाहिए कि अंडरवेट जो है वो कौन सी रेंज में फॉल करते हैं, ओवरवेट कौन सी रेंज में फॉल करते हैं, नॉर्मल जो हेल्दी इंडिविजुअल होते हैं उनका BMI क्या होता है हमारे पास। अच्छा, ओबेसिटी और ओवरवेट को हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि ये है कि हमारी बॉडी की हर पर्सन की जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। हर पर्सन की रिक्वायरमेंट इसलिए डिफरेंट होती है क्योंकि हर एक की हाइट डिफरेंट होती है, जो है हर एक का वेट डिफरेंट होता है। इन चीज़ों की बेस हम निकालते हैं ना, तो हर एक की एज जो है वो डिफरेंट होती है। इन इन चीज़ों सबको फैक्टर्स को लेके जो है वो हम उसकी कैलोरीज़ निकालते हैं। तो जिसकी वजह से हर पर्सन की कैलोरी जो है वो वेरी करती हैं एक-दूसरे से। अब एक पर्सन को फॉर एग्जांपल रिक्वायर्ड है नॉर्मल कैलोरीज उसकी 1800 कैलोरीज जो है वो उसने पर डे कंज्यूम करनी है, और वो ले कितनी कैलोरीज रहा है, वो 2500 कैलोरीज ले रहा है, ठीक है? उसको चाहिए 1800 और वो 2500 कैलोरीज ले रहा है। क्या है कि वो बहुत ज्यादा कैलोरीज ले रहा है, जितना उसको रिकमेंडेड है उससे बहुत ज्यादा कैलोरीज ले रहा है। और दूसरा ये कि उसकी कोई फिजिकल एक्टिविटी भी आगे जीरो है। उसकी एक तो वो मोर देन इनफ ले रहा है, दूसरा उसका कोई आउटपुट नहीं है, उन कैलोरीज़ की कोई वो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट उसका जो एक्सपेंस है वो नहीं कर रहा। जिसकी वजह से क्या होता है कि वो डिपॉज़िट हमारी बॉडी में स्टार्ट हो जाती है। जिसकी वजह से वो बॉडी जो है वो हमारी ओबेसिटी की तरफ मूव करती है, ओवरवेट की तरफ मूव करती है। और इसकी हमारे पास मल्टीपल कॉजेज़ होती हैं। एक तो हमारे पास फैक्टर आ जाता है ना डाइट का, कि डाइट जो है वो उसकी कैलोरीज़ अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा ले रहा है, तो उसकी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है जिसकी वज़ह से जो है वो ओबेसिटी की तरफ जा रहा है, वो वेट की तरफ जा रहा है। दूसरा जेनेटिक फैक्टर भी होता है बहुत सारे लोगों में, जेनेटिकली ये चीज़ होती है, ठीक है? और इसके अलावा डिफरेंट लोग जो मेडिकेशंस पे होते हैं, तो मेडिकेशंस की वज़ह से बहुत सारे लोग होते हैं जो वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर साइकोलॉजिकल फैक्टर इसमें आते हैं बहुत ज़्यादा। तो साइकोलॉजिकल में हम डिफरेंट आप लोगों ने शायद पढ़ा हो कि बिंजिंग और बिंज ईटिंग में फर्दर जो है वो हम एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा की बात करते हैं। बिंज ईटिंग में ये होता है कि एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो खाना स्टार्ट कर देता है। और ये ऐसे पेशेंट जो हैं वो मोस्टली साइकोलॉजिकल इश्यूज़ फेस कर रहे होते हैं। ऐसे लोग जो है वो गैदरिंग में बैठ के खाना नहीं खाएँगे, कभी भी नहीं खाएँगे। और क्योंकि इनका जो ईटिंग पैटर्न होता है, जो इनका ईटिंग स्टाइल होता है वो बहुत नॉर्मल लोगों से बहुत डिफरेंट होता है। एक तो ये है कि बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं विदाउट इवन एनी गैप, बहुत ज़्यादा जो है वो कंज़्यूम कर रहे होते हैं। और ये चीज़ जो है वो उन्हें एम्बैरेस करती है कि अगर हम कम्युनिटी में खाएँगे तो लोग क्या सोचेंगे? ठीक है? क्योंकि वो साइको पेशेंट होते हैं और बिंज ईटिंग में ये होता है। और अगर हम बुलिमिया नर्वोसा की बात करें, उसमें ये है कि लोग बहुत ज़्यादा जो है वो एक पर्सन बहुत ज़्यादा चीज़ें कंज़्यूम कर रहा है, बहुत ज़्यादा खाना खाई जा रहा है। फिर क्या करता है कि वो वॉमिट कर देता है। उसको फ़ियर हो जाता है, एक तरह का ना फ़ोबिया हो जाता है कि मैंने इतना खा लिया तो मैं जो है वो मैं तो बहुत ज़्यादा ओबीस होऊँगा।
ठीक है? लोग क्या कहेंगे? इस तरह की चीज़ें जो है वो फेस करना स्टार्ट कर देता है। और ये जो है वो एक साइकोलॉजिकल स्टेट होती है, यहाँ पे उस पर्सन को ट्रीटमेंट एक जो है वो एक्सपर्ट होता है, उसे ट्रीटमेंट चाहिए होता है। और एनोरेक्सिया का जो पेशेंट होता है वो भी सेम, उसके भी यही साइकोलॉजिकल इश्यू होते हैं उसके साथ। उसमें एनोरेक्सिया में क्या है कि वो खाना छोड़ देता है। बुलिमिया में ये है ना कि वो बहुत ज़्यादा खाना खा रहा है, उसके साथ क्या कर रहा है, वॉमिट कर देता है इतने इनटेक के बाद। और एनोरेक्सिया में जो है वो ईटिंग से अवॉइड कर रहा होता है, और फोबिया उसको भी यही होता है कि अगर मैंने खा लिया है ना खाना, तो मैं जो है वो बहुत ज़्यादा ओबीस हो जाऊँगा। तो एक तरह का उसको फ़ोबिया हो जाता है, जिसकी वज़ह से वो खाना-पीना ही छोड़ देता है, जो एनोरेक्सिक होता है। तो ये जो है वो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, और ये ओवरवेट, ओबेसिटी जो है वो इन पेशेंट में भी हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास अगर कोई ओबीस पेशेंट आता है, तो हम हमारे पास क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं डायटीशियन एज़ न्यूट्रिशनिस्ट, तो हमने क्या रिकमेंड करना है? पहले तो ये है कि हम उसका कैलोरी की रिक्वायरमेंट उस दिन की निकालेंगे, उसके वेट, हाइट को लेके, ठीक है? जैसे एक हमारे पास क्लिनिकल प्रोसीजर होता है ना, उसके बाद जो है वो हम उसकी कैलोरीज़ हमारे पास, हमें यूजुअली जो है वो जब हम क्लिनिक में होते हैं ना, एज़ अ प्रोफेशनल काम कर रहे होते हैं, तब हमें इतना एक्सपर्ट हम हो चुके होते हैं कि हमें आइडिया हो जाता है कि एक पर्सन की एज, इसका वेट ये है, बीएमआई उसका इतना होगा, उसका आइडियल बॉडी वेट इतना होगा, तो उसकी कैलोरीज़ जो है वो इतनी होनी चाहिए। ठीक है? कैलकुलेशन जो है वो तो सिर्फ़ जब हम इस वाले फ़ेज़ में होते हैं ना, जब हम स्टूडेंट होते हैं, उस ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ वाले में जो है ਬਹੁਤ वो ਲੱਗੇ ये ਨਾ चीज़ें ਦੁਕਾਨੇ जो है वो लर्न ਕੱਲ कर रहे ਤੋਂ होते हैं, ਕੋਈ सीख रहे होते हैं। ਨਸਬੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ और ਤੋਂ जब हम ਹੋਈਆਂ क्लिनिक में होते हैं, तब ये चीज़ें जो बिल्कुल ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ काइंडली अपने जो माइक है वो म्यूट म्यूट कर दें। सर कोई इश्यू आ रहा है? मेरे में किसी बच्चे ने माइक जो है वो ऑन किया हुआ था। ठीक है। जी, जी, चलें ठीक है। अच्छा। इसके हम क्या बात थे डाइट ट्रीटमेंट की, कि जब हम एज़ अ प्रोफ़ेशनल काम कर रहे होते हैं ना, तब हमारा जो एटीट्यूड होता है वो डिफरेंट होता है, और जब हम स्टूडेंट होते हैं तब हमारा एटीट्यूड डिफरेंट होता है। जो क्लाइंट के साथ जब हमारा सेशन हो रहा होता है। इस वाला जो स्टूडेंट फ़ेज़ होता है, इसमें हम ये चीज़ें लर्न कर रहे होते हैं, उसमें वो हम कैलकुलेशन कर भी रहे हैं ना, तो उसमें कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रोफ़ेशनल डील कर रहे होते हैं ना अपने क्लाइंट के साथ, जब आप क्लिनिक में एक क्लिनिक सेटअप प्रॉपर रन कर रहे होते हैं, तब आपको इतना एक्सपर्ट आपको होना चाहिए, इतनी कमांड आपकी होनी चाहिए, इतनी ग्रिप आपकी अपने प्रोफ़ेशन पे होनी चाहिए कि आप एक पर्सन की वेट, हाइट ले रहे हो, आप उसी से जो है वो कर लो ये चीज़ कि इसका जो है वो आइडियल बॉडी वेट ये होना चाहिए, इसका बीएमआई ये है, ठीक है? और इसके बाद हमने उसके साथ काउंसलिंग जब करते हैं ना, जब सेशन करते हैं, उसमें हमें पता चल जाता है कि ये पेशेंट को जो है वो ये कौन-सी चीज़ों से भागता है, ठीक है? और कौन-सी चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा कंज़्यूम कर रहा है अपनी डाइट से। ये भी हमारे पास ना एक वो आप लोग कह लें कि एक ना आर्ट होता है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आपके पास ऐसे पेशेंट आएँगे, वो आप लोगों को कहेंगे कि मैं तो यार कुछ खा ही नहीं रहा हूँ, ठीक है? मैं तो दिन में 1 बार रोटी खाऊँ, ठीक है? और कभी-कभार जो है वो पिज़्ज़ा, बर्गर खा लिया, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या है कि वेट बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस तरह के पेशेंट भी जो है वो हमारे पास आते हैं। लेकिन कोई ना कोई काज़ तो होती है ना कि जो वो इसका वेट इतना ज़्यादा कर रहा है। अब ये क्या है, ये एक कंसल्टेंट जो होता है ना, वो उसका काम होता है कि उसने कैसे उसको इस लाइन पे लेके आना है। तो इसमें हमने अपने क्लाइंट की साइकी को भी अंडरस्टैंड करना होता है। जब हम सेशन करते हैं तब हमें इस चीज़ का पता चल जाता है। तो डाइट में हमने ओबीस की जब हम बात करते हैं, उसकी डाइट में हमने उसको क्या चीज़ें देनी है। हमने सबसे पहले है कि फूड पैरामीटर्स को कभी भी नहीं भूलना अपनी प्रैक्टिस में। जो भी चीज़ हमने करनी है वो फूड पैरामीटर्स को जो है वो उसमें पूरा का पूरा फूड पैरामीटर जो है वो हम लेके चलते हैं, अपने मील प्लान में। अब हमने उसकी कैलोरीज़ हमें पता चल गई, इस बंदे को इतनी कैलोरीज़ चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमने मील प्लान उसका सेट कर लेना है, जिसमें उसका ब्रेकफ़ास्ट जो है वो हम इंक्लूड करेंगे। हम सेशन में पता चल जाएगा ना कि वो ब्रेकफ़ास्ट कितने बजे कर रहा है, उसके बाद वो क्या चीज़ें ले रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम उसका प्लान सेट कर देंगे। इसमें हम उसको क्या करेंगे कि जो लो ट्रिक डाइट है ना, हमने उसको वो देनी है, ताकि क्या है कि उसका वेट गेन ना हो। और दूसरी चीज़ ये कि हमने उसकी डाइट को पोर्शन साइज़ को कम कर देना है, फ्रीक्वेंसी को जो है वो इंक्रीज़ कर देना है। डिफरेंट स्नैक्स जो है वो उसकी डाइट से हमने रिड्यूस कर देने हैं, जब हमने एक ओबीस पेशेंट को डाइट देनी है। और एक और चीज़ कि जब आप ओबीस के साथ उसकी कैलोरीज़ देख रहे होते हो, तब आप उसको नॉर्मल से 400 कम कैलोरीज़ दे रहे होते हो। उसके जो स्टैंडर्ड इनटेक होता है ना, उससे 400 कैलोरीज़ को रिड्यूस कर देते हो, उसको माइनस कर देते हो। ठीक है? वो जो बाकी कैलोरीज़ आपके पास आएँगी, उसका जो है वो आपने उसको प्लान बना के देना है।
आपने उस पेशेंट की लाइक्स डिसलाइक्स वो आपने साथ उसका मील प्लान सेट करते जाना है। इसके बाद है हम बात करते हैं एक्सरसाइज की, फिजिकल एक्टिविटी की। फिजिकल एक्टिविटी तो डेफिनेटली हमें एक ओबीस पेशेंट को रिकमेंड करनी ही है। इसमें आप डिफरेंट टाइप्स की जो है वो फिजिकल एक्टिविटी होती है हमारे पास। अ, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें डिफरेंट फिजिकल थेरेपी एक्सरसाइज आ जाती हैं और डिफरेंट बॉडी मूवमेंट्स होती हैं। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जो कि हमने अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन उसको रिकमेंड करनी होती हैं कि आपने ये फिजिकल एक्टिविटी जो है वो करनी है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन फॉर द वेट लॉस। सबसे पहली चीज तो इसमें ये है कि जब तक एक पर्सन जो है वो खुद विलिंग नहीं होगा ना कभी भी, तो आप उसको जितना मर्जी मोटिवेट कर लो, जो मर्जी कर लो, जब तक वो खुद जो है वो आपको दिल से एक्सेप्ट करेगा ना कि आपकी कोई चीज जो है वो कोई भी चीज उस बंदे को अट्रैक्ट नहीं करेगी, वो कोई भी आपकी चीज अडॉप्ट नहीं करेगा। ठीक है, सबसे पहले जो उस पर्सन की, जो हमारा क्लाइंट है, उसकी विलिंगनेस जो है वो बहुत जरूरी होती है। हमने उसको खुद उसमें ये चीज क्रिएट करनी होती है। एक उसका इन्वायरमेंट का तो रोल होता है, ये फैमिली का रोल भी होता है, लेकिन उसका अपना रोल भी बहुत ज्यादा होता है इस चीज में। ठीक है, तो अगर वो पर्सन जब तक उसके अंदर से एक इनर मोटिवेशन नहीं आएगी ना कि मैंने जो है वो अपना लाइफस्टाइल इस तरीके से चेंज करना है क्योंकि ये जरूरी है मेरे लिए। ठीक है, ये जो है ये चीजें सोसाइटी में जब मैं मूव ऑन करता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट लोगों में भी जाके बैठता हूँ, तो ये चीजें बड़ी इन्फ्लुएंस करती हैं। तो मुझे भी जो है वो इस चीज को जो है वो अपनी लाइफ में लेके आना है, मुझे चेंज करना है। जब तक ये चीज उसके अंदर पैदा नहीं होगी ना, वो कभी भी जो है वो आप उसे जितना मर्जी मोटिवेट कर लें, जैसे भी डाइट दे लें, वो कभी भी वो एक स्टैंडर्ड होता है ना, वो कभी अचीव नहीं वो वाला कर पाएगा। तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन सबसे पहले हमने करनी होती है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे लिए बेस्ट क्या है, और अगर वो हमारे लिए बेस्ट है, फिर उस बेस्ट को अचीव करने के लिए हमें क्या सेक्रीफाइस करना पड़ता है। क्योंकि डेफिनेटली अगर हमें कोई चीज अचीव करनी है, तो वो हमें ऐसे बैठे बिठाए जो है वो प्लेट में रख के कोई भी नहीं देगा हमें। ठीक है, हमें भी जो है वो कुछ ना कुछ अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, अपनी इंटेंशन, अपना फोकस करना होगा, तभी जो है वो हम अपना गोल अचीव कर पाते हैं। तो इसमें भी जो है वो उसने डिफरेंट मॉडिफिकेशन अपने लाइफस्टाइल में चेंज लेके आता है। तो इसमें ये है कि वो उस इंडिविजुअल को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि वो उसने जो कंसल्टेंट का काम था कि उसने आपको मील प्लान दे दिया, उसने आपको बता दे कि डाइट कौन सी लेके चलनी है। अब उस आगे क्लाइंट का ये काम है कि उसको चाहिए कि वो इसको प्रॉपर जो है वो बिल्कुल उसी रूटीन में लेके चले। ठीक है, और उसके बाद जो है वो एक फूड डायरी हम अक्सर अपने जो पेशेंट्स होते हैं उनसे बनवाते हैं कि आपने जो लास्ट टाइम खाया है ना, आपने वो लिख लेना है कि मैंने ये चीज जो है वो इतनी रोटी मैंने खाई है। ठीक है, मैंने मिल्क के इतने ग्लास कंज्यूम किए हैं, वाटर इतना कंज्यूम किया है, जूसेस मैंने ये जो है वो इसका इनटेक किया है। तो ये उसने जो है वो एक फूड डायरी बना लेनी है। एक ये चीज। दूसरी ये है कि उसने फिजिकल एक्टिविटी का जो है वो टाइम एक रख लेना कि मैंने इस टाइम पीरियड में जो है वो फला वॉक करनी है, जो भी एक्सरसाइज करनी है, साइकिलिंग करनी है, रनिंग करनी है, जो भी जो है वो उसने काम करना है, उसका एक टाइम पीरियड जो है वो रख लेना है। डेली उसको लेके चलना है, उसको फॉलो करना है उसने। एक ये चीज आ जाती है। ठीक है, और इसके बाद डाइट में जो है वो उसको जो भी चीजें आपने इसके बाद वेट वेट की हम बात करते हैं कि वेट जो है वो उसने डेली डेली नहीं करना। बहुत कुछ इस तरह के होते हैं कि अगर हम डेली कोई भी चीज कर रहे होते हैं ना, जैसे कि एक पर्सन की आप एग्जांपल ले लो, अगर आप किसी पर्सन को डेली देख रहे होते हो, डेली आपका उससे इंटरेक्शन हो रहा था, आपको उसमें वो चेंज फील नहीं होगा। जो पर्सन उसको 10 दिनों बाद, 1 महीने बाद देखेगा, जो वो चेंज देखेगा। ठीक है, एक जो डेली मिलने वाला बंदा, उसको वो चीज उसमें चेंज नजर नहीं आएगा। इसी तरह वेट है कि आपने क्या करना है कि डेली जो है वो आपने नहीं कहा कि आप ये एक्सरसाइज कर ली, ये आपने टेक ली, उसके बाद अपना वेट कर लो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, ये जब आप थोड़ा कर लो ना अपनी तरफ से एनर्जीज लगा लो, उसके बाद आपने देखना कि मेरे में चेंज क्या आ रहा है। ये 3 से 4 टिप्स हैं जो कि हमें अपने बिहेवियर में, अपने लाइफस्टाइल में लेके आनी है जब एक पर्सन जो है वो वेट लॉस कर रहा होता है। इसके बाद डाइट जो है वो मैंने काफ़ी डिटेल्ड बात कर दी है कि किस तरह की होनी चाहिए। अच्छा।
अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं फेड डाइट। अ, आप लोगों को शायद पता होगा केटो डाइट्स का। केटो जो डाइट है इसका बहुत ट्रेंड रहा है। इसको ना लोग वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा जो है यूज़ करते रहे हैं। इसका क्या होता है कि वेट तो लॉस हो जाता है लेकिन हमारी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेटेड हो जाती है। बहुत ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट है उसका लॉस हो जाता है। जो इस तरह की डाइट होती हैं, तो ये भी एक तरह की फेड डाइट्स में आ जाती हैं, जिनको हम ना एक स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज़ करते हैं, किसी स्पेसिफिक पर्पज़ को अचीव करने के लिए। यानी कि हमने वेट लॉस करना है, इंस्टेंट वेट लॉस करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अक्सर लोग तो जो है वो खाना-पीना ये जो डाइटिंग आजकल का कॉमन कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि उसका मतलब ये है कि खाना-पीना छोड़ देना है उन लोगों ने, ठीक है? कोई हल्की-फुल्की चीज़ लेंगे, जो हेल्दी डाइट है उन्होंने वो नहीं लेनी। तो ये क्या है, ये फेड डाइट है, ये ट्रेंड है, ये मतलब फैशन बन चुका है आजकल की कम्युनिटी का ना। कि लोगों ने एक प्रॉपर वे से, एक हेल्दी वे से लेके नहीं चलना होता, उन्होंने डाइटिंग डायरेक्ट स्टार्ट कर देनी है। अपने ही जो है वो लोगों ने कॉन्सेप्ट, अपने मिथ्स बनाए हुए हैं कि इनसे ये चीज़ हो जाती है, ये चीज़ हो जाती है। ये सारी चीज़ें जो है वो फेड डाइट्स में आ जाती हैं, ठीक है? इसमें आपके पास लो कैलोरिक डाइट आती हैं, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट आती हैं, हाई प्रोटीन डाइट आप बहुत ज़्यादा ले रहे हो कभी-कभार, ठीक है? कभी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई फैट पे आ गए हो, लो फैट पे आ गए हो, लो कार्ब यानी कि तो आपको लग रहा होता है ना कि ये जो है वो मैं अगर लेके आऊँगा तो इससे ये चेंज आ जाएगा। ठीक है? टाइमली चेंज आता भी होगा कि डेफ़िनेटली उसका कोई इम्पैक्ट होता होगा, कोई आउटकम मिलता होगा, लेकिन क्या है कि वो एक स्टैंडर्ड जो है वो डाइट नहीं होती है, वो एक हेल्दी डाइट की कैटेगरी में नहीं आती है। अच्छा, सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर ओबेसिटी जो नॉर्मल जिनका जो कि ओवरवेट होते हैं, उनको तो हमने यानी कि जिनका बीएमआई मोर देन 25 है, उनको तो हमने यही कोशिश करनी है कि डाइट से ही हम उनको मैनेज करें। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जिनका ओबेसिटी ग्रेड 3 तक पहुँच चुका होता है, यानी कि मोर देन 40 जो लोग होते हैं। तो उनको हमने क्या करना, उनको हमने डायरेक्ट जो है वो कभी भी उनको नॉर्मल वेट पे लेके नहीं आ सकते और लेके आना भी नहीं चाहिए। क्यों? हमने पहले जैसे कि आपको पता होगा कि जो सर्जिकल पेशेंट होते हैं, ठीक है? उनको हम डायरेक्ट नॉर्मल डाइट पे तो नहीं लेके आते, उनको हम पहले स्टेबलाइज़ेशन फेज़ में लेके जाते हैं ना, कि जो उसके लिए उस फेज़ में चीज़ रिक्वायर होती है। पहले हम उस पर्सन को स्टेबलाइज़ करते हैं, ठीक है? जब उसकी स्टेबलाइज़ स्टेट आ जाती है, उसको हम आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो नॉर्मल की तरफ मूव ऑन करना स्टार्ट करते हैं। इसी तरह जो है एक ओबीस का जो है वो उसके साथ होता है कि उसको हमने कभी भी नॉर्मल पे लेके नहीं आना, उसको हमने ये है कि उसकी डाइट का पोर्शन जो है वो कम कर देना है। कैलोरीज़ को थोड़ा-सा कम करना है, ठीक है? उसके बाद कुछ देर बाद 2-3 महीनों बाद उससे कम कर देना है, 2-3 महीनों बाद उससे कम कर देना है, ठीक है? इस तरह जो है वो हमने उसको मैनेज करना होता है। ताकि क्या है कि उसका जो बॉडी डायरेक्ट जो है वो ड्रास्टिक में ना चली जाए, उसको मतलब इंस्टेंट जो है वो वीकनेस ना हो जाए, इंस्टेंट एनर्जी लॉस ना स्टार्ट हो जाए। उसकी बॉडी भी हेल्दी रेंज में रहे, ठीक है? और जो वेट रिडक्शन हो रही है वो भी एक हेल्दी वे से जो उसका वेट है वो रिड्यूस हो। अब हम सर्जरी में कैसे पेशेंट्स की बात करते हैं, मोस्टली जो मोर देन 40 बीएमआई वाले लोग होते हैं, उनको जो है वो सर्जरी रिकमेंड करते हैं। सर्जरी में क्या होता है कि आपका जो स्टमक साइज़ है ना, उसको रिड्यूस कर देते हैं। अब स्टमक साइज़ आपका रिड्यूस हो गया तो डेफिनिटली जो आपकी एपेटाइट है, वो कम हो जाएगी। अब एपेटाइट कम हो गई है तो आपका इंटेक कम हो जाएगा। इस तरह जो है वो हम सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं ओबेसिटी का, यानी कि स्टमक साइज़ जो है, वो उसका रिड्यूस कर देते हैं। इसमें कॉम्प्लिकेशन भी आती हैं, ठीक है? लेकिन जो एक्चुअली उनकी स्टेट ही बहुत ज़्यादा सीवियर हो चुकी होती है, देन 40 बीएमआई क्रॉस हो चुका होता है, बहुत ज़्यादा ओबीस होते हैं और आपको पता है कि ओबीस लोगों के साथ और भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होते हैं। हार्ट की सबसे मेजर कॉम्प्लिकेशन होती है, किडनी इश्यूज़ हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा जो फिजियोलॉजिकल इश्यूज़ जो हैं, वो उनको फेस करने पड़ते हैं। इसलिए जो है वो सर्जरी बहुत सारे पेशेंट जो है वो रिकमेंडेड हैं। अगर हम फार्मास्यूटिक्स की बात करें तो मेडिकेशंस जो है वो ओबेसिटी के लिए यूज़ होती हैं। इनके जो है वो नेम आप सकते हैं। अच्छा। सर ये 40 मिनट्स मीटिंग तो नहीं हो जाए हमारी? अगर सेशन आपका मतलब आज कंप्लीट करना है तो फिर स्लाइड सारी कंप्लीट कर लेते हैं। और अगर एक्सक्यूज़ मी सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मैं ये कह रहा था कि अगर सेशन आज सारा कंप्लीट करना है तो फिर ब्रेक रख लेते हैं।
अदरवाइज हम बाकी का सेशन फिर कल 4 बजे वाइंड अप कर लेंगे। नहीं अच्छा ठीक है, फिर हम बाकी सेशन कल कर लें हम। जी ठीक है, ठीक है। तो किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो मैडम से पूछ जी सकता है। अब क्वेश्चन जो है वो उनकी तरफ से। स्टूडेंट किसी का कोई सवाल वगैरह है तो वो मैडम से पूछ सकता है। और आज का जो सेशन है उसमें मैडम ने बहुत अच्छी डिस्कशन की है कि प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रन और स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो है उसके फिजिकल एक्टिविटी, उसकी न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं, फिर बच्चों में चाइल्डहुड ओबेसिटी है उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, सर्जिकल मेथड्स का बताया, ठीक है, फिर डाइटरी इंटरवेंशन का बताया, कुछ कौन सी स्किल्स को इंट्रोड्यूस करवाया मैडम ने। तो आप लोगों को मतलब किसी भी तरह की गाइडलाइन चाहिए तो आप अभी पूछ सकते हैं मैडम से। और स्लाइड जो है वो भी आप लोगों को मिल जाएंगी। और सेकेंडली ये कि बाकी का जो रिमेनिंग लेक्चर है वो इंशाल्लाह कल 4 बजे स्टार्ट होगा। और आज के सेशन के लिए कोई भी आपकी क्वेरी वगैरह है तो वो आप इनबॉक्स में इधर मैसेज में भी कर सकते हैं, चैट में, और वैसे भी पूछ सकते हैं। अच्छा यहाँ पे एक बच्चा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैम डायूरेटिक्स का वेट लॉस में क्या रोल होता है। जी जी। अच्छा जो डायूरेटिक्स होती हैं वो हम जो हार्ट के पेशेंट होते हैं ना, और जो किडनी पेशेंट होते हैं उनको जो है वो हम उनके लिए यूज कर रहे होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारी सेशन अक्सर मिनरल्स होती हैं ना, जैसे कि कैल्शियम हो गई, जिंक, इस तरह की, मैग्नीशियम, ये हमारी यूरिन के थ्रू जो है वो इनका लॉस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं वो भी हमारी बॉडी से लॉस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम पहली बात तो ये कि जो ओबीस पेशेंट होते हैं जिनका ओवरवेट कैटेगरी में होते हैं, यानी कि मोर देन 25 होते हैं, उनको हमें डाइट से ही मैनेज करना होता है। अब जो मोर देन 40 की होते हैं, बहुत ज्यादा जो कॉम्प्लिकेशन जिनको ओबेसिटी की वजह से आ रही होती हैं, उनको हम रिकमेंड करते हैं कि वो आप मेडिकेशन लें, आप जो है वो सर्जरी करवाएं। नॉर्मली जो हमारा फोकस होता है कि हमें डाइट से ही उस चीज को मैनेज करना होता है। जी मैडम, बिल्कुल आपने ठीक कहा। हम मतलब ये ओबेसिटी और ये जो मैडम ने कुछ कॉम्प्लिकेटेड डिजीज के बारे में बताया, उसमें हम डायूरेटिक देते हैं। दूसरा ये कि सीएलडी या क्रोनिक लीवर डिजीज के पेशेंट होते हैं तो उनमें साइटिस वगैरह हो जाती है, तो फ्लूइड की को बॉडी से लीच आउट करने के लिए भी हम मतलब डायूरेटिक्स या लासिक्स वगैरह इंजेक्शन, मतलब ये भी हम वो पेशेंट को लगाते होते हैं ताकि जो बॉडी का जो फ्लूइड है उसको हम बैलेंस कर सकें। मैडम एक बच्चे का क्वेश्चन है कि स्टमक साइज कैसे रिड्यूस करते हैं। अच्छा, स्टमक साइज में ये है कि जैसे सर्जरी करते हैं ना हम, डिफरेंट ऑपरेट होते हैं, तो सर्जरी के थ्रू जो है वो उसका एक पोर्शन जो है वो हम कट कर देते हैं, ठीक है, स्किन का ना। उस तरह जो है वो स्टमक साइज हम रिड्यूस करते हैं, जिसका फोकस, हमारा पॉइंट यही होता है कि हमने उसकी एपिटाइट को कंट्रोल करना होता है, ताकि उसकी एपिटाइट को कंट्रोल करके उसके इनटेक को हम कंट्रोल करें, और अल्टीमेटली जो है वो उसकी ओबेसिटी को कंट्रोल किया जा सके। बिल्कुल ऐसे हमारे जो स्टमक का जो फंडस पोर्शन होता है उसकी हम वो कह लेंगे गैस्ट्रेक्टमी कर देते हैं या फंडोप्लिकेशन कर देते हैं, तो उसमें ये कुछ स्टमक को थोड़ा सा बाईपास करके उसके साइज को श्रिंक कर देते हैं सर्जिकली। तो हाँ जी। इसमें मतलब ये कि फिर वो जो पेशेंट का जो इनटेक है वो कम हो जाता है। तो इनटेक कम होने जी से जो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन हो जाती है और उसका जो ओवरवेट होने के चांसेस वो कम हो जाते हैं। और कंटिन्यूसली जब पेशेंट है वो नॉर्मल डाइट पे रहेगा तो फिर उसका जो वेट है वो भी मतलब नॉर्मल लेवल पे आना शुरू हो जाएगा। जी। अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इन प्राइमरी स्कूल मोस्ट स्टूडेंट हैव द डेंटल कैरीज। ये जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कल जो है वो हमने इंशाल्लाह इसी पे बात करनी है। जी बच्चों, इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप इनबॉक्स में पूछ सकते हैं।
जी सर, अब जी हम ठीक है सेशन एंड मैडम। कर दें फिर। बच्चों को बहुत मतलब फ्रूटफुल सेशन रहा बच्चों के लिए, और आपने मतलब बहुत अच्छे से वो चीज़ों को एक्सप्लेन और एलेबोरेट किया है। और आई थिंक बच्चों का मतलब कोई इतना वो क्वेश्चन का मतलब नहीं है। बहुत अच्छे से मतलब क्लियर कर दिया आपने, और सेशन बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच मैडम। अब बच्चों आप लोगों की अटेंडेंस भी हो गई है, और इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू सो मच। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।